गुड मॉर्निंग आपको भी। दवा जी, नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सभी, जुड़ जाइए सभी, लाइव जुड़ जाइए। श्याम सुंदर गुड मॉर्निंग, दादा ठाकुर गुड मॉर्निंग, हेलो, जुड़ जाइए। आवाज बात सही है ना, चेक कर लीजिए। चलिए, नीतीश कुमार का जय जरा जी सर, ठीक है। सभी जुड़ जाइए। क्या हाल चाल है आप सभी को? सब बढ़िया? हाँ हाँ सही, डबल जी, सभी को सेशन को लाइक कर दीजिए। आवाज धीरे से आ रहा है, हम एक सेकंड बढ़ा देते वॉल्यूम आपको। अब सही आवाज? चलिए, मुकेश काजी भी जुड़ चुके हैं। चलिए, दादा ठाकुर, आपका नाम क्या है दादा ठाकुर? आपका ओरिजिनल नाम क्या है? चलिए, तो आप सभी को नमस्ते, राम राम। आज के इस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सीरीज सर्किट में देखे थे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में देखे थे, नहीं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन डीसी पैरेलल सर्किट, यानी समांतर क्रम में समांतर परिपथ में खुला एवं लघु पथित परिपथ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सभी जुड़ जाइए, बहुत कम की संख्या में है। चलिए, प्रियम शिवम आ गए, गुड मॉर्निंग आपको भी। जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए। प्रिंस केसरी गुड मॉर्निंग आपको भी।
आज इतना नहीं रहेंगे क्या उपस्थित? शुरू किया जाए तो क्लास शुरू किया जाए। चलिए करते हैं। देखिए तो आज हम लोग बात करेंगे समांतर परिपथ में जब खुला परिपथ हो जाए या शॉर्ट परिपथ हो जाए यानी लघुपथित परिपथ हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे ओपन सर्किट कब पैरेलल सर्किट। ओपन सर्किट इन पैरेलल सर्किट यानी देखेंगे अभी समांतर क्रम में समांतर परिपथ में खुला परिपथ ये देखने वाले। देखिए हम लोग कल भी पढ़ लिए थे कि खुला परिपथ और लघु परिपथ क्या होता है। खुला परिपथ या ओपन सर्किट का कहने का मतलब जब आपका न्यूट्रल और फेज का तार जो है बीच से क्या हो जाए, टूट जाए या छूट जाए, तो उस तरह के आपका परिपथ क्या होता है, खुला परिपथ। और शॉर्ट सर्किट बोले थे कल कि जब फेज और न्यूट्रल का वायर दोनों आपस में सट जाए, ठीक ना, लोड से पहले ही आपस में सट जाए, तो उसको कहते हैं आपका शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो आप यहां से डिफिनीशन लिखेंगे इसका कि वैसा परिपथ जिसमें करंट का प्रवाह नहीं हो तो उस परिपथ को ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट कहते हैं। और देखिए हम पढ़ रहे हैं ओपन सर्किट किसमें, तो पैरेलल सर्किट में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पैरेलल सर्किट में ओपन पढ़ रहे हैं। तो यहां से देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम दो तरह से आपका फिगर बनाते हैं। देखिएगा एक आपका ये वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स। यहां पर देखिएगा पैरेलल सर्किट बना रहे हैं, तो देखिए एक आपका प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध हो गया R2 और तीसरा प्रतिरोध हो गया आपका R3 हो गया। लेकिन देखिएगा यहां पर A और B इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट देखिएगा दोनों एक दूसरे से क्या है, टूट गया है। नीचे से तार क्या हो गया, टूट गया है। तो इस तरह से जो परिपथ का निर्माण होगा तो इसको कहेंगे। अच्छा देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, आपस में तीनों प्रतिरोध पैरेलल में है और आपका वोल्टेज सोर्स भी सभी के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो ये तो आपका पैरेलल परिपथ यानी समांतर परिपथ हो गया। अब समांतर परिपथ में क्या है आपका, तो देखिए इसमें क्या है, तार एक दूसरे से डिस्कनेक्ट है। क्या है, तार एक दूसरे से डिस्कनेक्ट है। तो इस तरह के सर्किट को आप क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। किसमें, तो समांतर क्रम में बोलेंगे। नहीं, अब देखिए दूसरा स्थिति क्या हो सकता है। यहां से देखिएगा एक तो आपका ये फिगर था, एक फिगर देखिएगा ये आपका वोल्टेज सोर्स भी है। यहाँ पर तार नहीं टूट करके, देखिएगा यहाँ पर तार नहीं टूट करके कहाँ टूट जाए, तो देखिए यहीं पर टूट जाए। ध्यान देंगे इधर देखिए ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। देखिए तार टूटा कहाँ है, तो A और B यही बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है। तो कहिए इसको भी आप कहेंगे कि नहीं, खुला परिपथ।
बताइए इसको भी कहेंगे कि नहीं खुला परिपथ? मनीष कुमार भी जुड़ चुके हैं, हाय हेलो। परवीन जुड़ जाइए सब। तो देखिएगा बिल्कुल कहेंगे इसको भी खुला परिपथ। तो आप यहां से एक चीज समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए इसको भी आप कहेंगे खुला परिपथ, इसको भी कहेंगे यहाँ पर ये खुला परिपथ। लेकिन देखिएगा ये है आपका पूर्ण रूप से खुला परिपथ। देखिए यहाँ पर अगर तार डिस्कनेक्ट हो गया तो आगे का कोई भी अप्लायंस यानी कोई भी उपकरण आपका नहीं चलेगा। चलेगा क्या? देखिए जो इसमें भी जो धारा जा रहा था, इसमें भी उसका कॉमन जो पॉइंट है जिसमें से आपका करंट आ रहा था वही कॉमन वायर ही क्या हो गया तो ओपन हो गया। नहीं तो यहाँ पर क्या हो गया, सभी लोड के लिए कॉमन वायर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या कोई लोड काम करेगा? तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो इधर से जो करंट आता है, देखिए ये तो इधर से इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। जिसमें तार आपका डिस्कनेक्ट है, वायर डिस्कनेक्ट है, इसमें तो आपका नहीं जाएगा करंट। तो जब इसमें करंट नहीं जाएगा अब बाकी दोनों में जा रहा है करंट, तो आप यहाँ से ये कहेंगे अगर ये जो क्या है आंशिक आपका खुला परिपथ है, क्या है आंशिक यानी कम आंशिक, ये क्या है पूर्ण। आंशिक पूर्ण समझते हैं? ये पूर्ण खुला परिपथ है, इसको बोलते हैं आंशिक खुला परिपथ। ये हो गया आपका पूर्ण ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ये क्या हो गया आंशिक यानी पार्शियल ओपन सर्किट। तो देखिएगा दोनों की स्थिति में मान लीजिए फिगर 2 ही है, फिगर 1 ये है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग बताइए कि फिगर 1 और फिगर 2 में जो है बाकी जो आपका तार डिस्कनेक्ट है तो दोनों में से किसमें आपका बल्ब ग्लो करेगा, किसमें नहीं करेगा। यानी फिगर 1 में बल्ब जलेगा कि फिगर 2 में बाकी दो बल्ब जलेगा, बताइएगा थोड़ा। प्रियम शिवम R1 R3 में बोल रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप होगा। हाँ R1 R3 में होगा, ये आपका डिस्कनेक्ट है, ये नहीं होगा। इसका मतलब इसमें भी आपका ये ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा, लेकिन जो डिस्कनेक्ट है इसमें आपका करंट नहीं जाएगा। तो यहां से एक पॉइंट और लिखेंगे कि समांतर क्रम में संयोजित परिपथ में खुला परिपथ दोष तब उत्पन्न होता है क्या करें कि समांतर क्रम में संयोजित परिपथ। ये समांतर क्रम में है, जितना भी लोड है सभी इस वोल्टेज सोर्स से संयोजित है यानी जुड़ा हुआ था। तो ये खुला परिपथ कब उत्पन्न होगा, जब कॉमन तार यानी सभी लोड में जो करंट जा रहा था वह कॉमन तार जो सबसे जुड़ा हुआ था, जिससे सबसे करंट जा रहा था, ये कॉमन वायर ही क्या हो जाए आपका डिस्कनेक्ट हो जाए, तो यह क्या होगा आपका ओपन सर्किट कहा जाता है। तो यहां से आप लिखेंगे कि समांतर क्रम में संयोजित परिपथ में खुला परिपथ दोष तब उत्पन्न होता है जब परिपथ का कॉमन वायर में यह दोष उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। देखिए फिर से समझेंगे, कह रहा है समांतर क्रम में संयोजित परिपथ में खुला परिपथ दोष कब उत्पन्न होता है, तो जब उत्पन्न होता है जब कॉमन वायर में यह दोष हो जाता है। कहिए ये आपका इतना दूर ये कॉमन वायर है कि नहीं, कॉमन वायर क्या कहेंगे,
कि जितना यहाँ पर देखिए 3 लोड लगा हुआ, 3 गो लोड है और तीनों लोड का करंट तो इसी एक कॉमन वायर से मिलता है सभी के लिए, नहीं तो इसको कहेंगे कॉमन वायर। तो कॉमन वायर में जो दोष हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यही क्या होगा, समांतर क्रम में जो है खुला परिपथ कहलाएगा। तो कहिए तो अभी फिगर नंबर 1 में क्या इसमें करंट प्रवाह होगा लोड में? फिगर नंबर 1 में करंट प्रवाह होगा लोड में, बताइएगा। फिगर नंबर 1 में यस या नो? फिगर 1 में बताना है आपका करंट का प्रवाह होगा सर्किट में, बताइए नीतीश, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉमन वायर ही क्या है आपका अलग अलग हो गया है, यानी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इस स्थिति में करंट तो फ्लो नहीं करेगा, क्या कहेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा, करेगा क्या, तो नहीं करेगा। लेकिन कहिए इस स्थिति में जो है करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन जिसमें आपका तार डिस्कनेक्ट है उसमें सिर्फ करंट नहीं फ्लो करेगा, बाकी सभी में आपका दोनों में करंट फ्लो करेगा। तो इस स्थिति में कहेंगे, इस स्थिति में अगला पॉइंट निकलेंगे, इस स्थिति में परिपथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कब? इसमें फिगर नंबर 1 में तो नहीं करेगा, ठीक ना। कब? जब आपका पूर्ण खुला परिपथ हो जाए, तो इस स्थिति में आपका सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। अब इसके लिए बात करते हैं कि करंट कब फ्लो करेगा। तो जो शाखा खुला हुआ है उसमें परिपथ में, उस परिपथ में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जो सिरा आपका, जो शाखा आपका जुड़ा हुआ है आपका लोड से, उसमें क्या होगा, करंट बहेगा। तो अगला पॉइंट हम बता रहे हैं कि विद्युत धारा का केवल प्रवाह उसी शाखा में होगा जो शाखा वोल्टेज सोर्स से जुड़ी होगी। तो देखिए इस स्थिति में ये जो करंट आपका आ रहा है सिर्फ इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि आगे क्या है आपका ओपन सर्किट है। इसी को हम आपका लैंग्वेज में लिखाए हैं, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। बताइए इसमें क्या किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम कल ही डिस्कशन कर दिए थे, सीरीज में भी वैसे ही डिस्कशन किए थे ना। बताइएगा आप सभी, तब ना आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बताएंगे। बोलिए, बताइए आप सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और पुनः हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए कहता है समांतर क्रम में खुला परिपथ दोष कब होता है। तो देखिए खुला परिपथ दोष कब उत्पन्न होता है, जब लोड में आ रही धारा का कॉमन वायर ही क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इस स्थिति में ओपन सर्किट होता है, यानी यह दोष जो होता है खुला परिपथ कहलाता है। नहीं, खुला परिपथ दो प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ हम पहला फिगर जो बनाए हैं यह पूर्ण खुला परिपथ है ना, क्योंकि आपका कॉमन पॉइंट ही आपका क्या है, डिस्कनेक्ट है, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है कि पार्शियल ओपन सर्किट, यानी कोई एक शाखा दूसरी शाखा क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो उसको कहेंगे आंशिक खुला परिपथ। जैसे आपका ये वोल्टेज सोर्स जुड़ा है, 3 प्रतिरोध आपका पैरेलल में है वोल्टेज सोर्स के साथ, तो सिर्फ एक शाखा जो R2 वाला प्रतिरोध है वही शाखा क्या है, डिस्कनेक्ट है।
तो इसको बोलेंगे पार्शियल ओपन सर्किट। और देखिएगा इस स्थिति में क्या होगा, फिगर नंबर 2 की स्थिति में कि करंट बहेगी, लेकिन जो शाखा डिस्कनेक्ट है इसमें आपका करंट नहीं बहेगी, बाकी R1 R3 प्रतिरोध में आपका करंट बहेगी। बस इतना ही था, समझ गए? चलिए प्रियम करें नो डाउट सर, चलिए बहुत अच्छा। अब हम अगले टॉपिक आते हैं। जैसे अभी हम पहला देख चुके कि ओपन सर्किट, अब देखेंगे क्या चीज, शॉर्ट सर्किट। कब? पैरेलल आपका परिपथ में, पैरेलल परिपथ में देखेंगे शॉर्ट सर्किट। चलिए इसको हम मिटाते हैं। सब जुड़े रहेंगे। अब हेडिंग डालिएगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल सर्किट। इसका मतलब समांतर परिपथ में लघु पथन। क्या बोलेंगे? समांतर परिपथ में लघु पथन करेंगे। तो कहिएगा समांतर क्रम में, जैसे हम सीरीज सर्किट में पढ़े थे शॉर्ट सर्किट, उसमें क्या पढ़े थे कि जब किसी भी परिपथ में पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल एक जगह पर क्या हो जाता है, टच कर लेता है, नहीं, एक जगह पर टच कर लेता है, तो उससे जो उत्पन्न दोष होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो उसी प्रकार से आपका पैरेलल सर्किट में भी होगा। तो देखिए जैसा हम पिक्चर बना रहे हैं, देखिएगा ये आपका वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। पैरेलल सर्किट हमको बनाना है, तो एक आपका ये R1 है, दूसरा आपका R2 है, तीसरा आपका R3 है। ठीक, बन गया पैरेलल सर्किट। अब कहिए इसका प्लस ये टर्मिनल, निगेटिव ये टर्मिनल, यानी ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो सभी को पता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट होता है, अभी बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल जब एक वायर से कनेक्ट हो जाए, नहीं, या पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल जब एक पॉइंट पर सट जाए, जुड़ जाए, तो उस स्थिति में जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक ना? चूंकि यह पैरेलल सर्किट है तो इसीलिए बोलते हैं इसको समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक कोई तार लेते हैं, इसको देखिए हम ज्वाइंट कर दिए, नहीं, देखिएगा ए से बी तक हमने एक तार लिया, नहीं, इसको क्या कर दिए, डायरेक्ट हम जोड़ दिए। क्या हम देखिएगा ये जो रेड वाला जो है इसको हम वायर मानते हैं, क्या इसमें हम कोई लोड लगाए हैं, कोई प्रतिरोध लगाए हैं? बोलिएगा। जो हम एक वायर से कनेक्ट किए हैं इसमें हम कोई आपका प्रतिरोध लगाए हैं? जवाब दीजिएगा आप लोग तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल प्रवीण कर रहे हैं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगाए हैं, क्योंकि हम एक सिंपल सा वायर लिए हैं, कनेक्ट कर दिए। तो अब बताइए, कल हम इस चीज के बारे में आपको बता दिए थे, तो बताइएगा जब यह हम शॉर्ट कर दिए तो बताइए R का मान कितना होगा, इस वायर में प्रतिरोध का मान कितना होगा, बताइएगा। सभी लोग जवाब देंगे। जो हम सिर्फ वायर से कनेक्ट कर दिए हैं उसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा, बताइए। बिल्कुल नीतीश कुमार कर रहे हैं 0, बिल्कुल 0, क्योंकि इसमें कोई हम प्रतिरोध लगाए ही नहीं है, सिंपल सा एक आपका चालक है यानी कंडक्टर है, वायर है, तो प्रतिरोध क्या होगा आपका 0 होगा। क्या होगा? प्रतिरोध 0 होगा। तो देखिए जब प्रतिरोध 0, ध्यान देंगे, जब आपका R का वैल्यू 0, तो देखिए I बराबर V बटे R,
तो अभी आप लोग बताइए, जब R 0 तो I कितना? जवाब दीजिए, जब R 0 तो I कितना? I कितना बताइएगा, क्योंकि I और R में किसका संबंध है? तो उल्टा का संबंध है। नहीं, नीतीश कुमार वाले 0, सही से जवाब दीजिए। देखिए ना, देखिए ये I बराबर V बटा R है, R का वैल्यू 0, इसका मतलब R जब 0 लेंगे तो किसी भी संख्या, देखिएगा, किसी संख्या के नीचे में हम 0 देंगे, यानी किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो कितना होगा बताइएगा, सभी बताइएगा। बहुत ज्यादा, वेरी गुड, प्रवीण कह रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए बिल्कुल सोचने वाली बात है, बहुत ज्यादा मतलब देखिएगा, I और R में उल्टा का संबंध है, तो जब R घटेगा तो साथ साथ I बढ़ेगा। ध्यान देंगे, I और R में उल्टा का संबंध है, तो R आपका कम होगा तो I बढ़ेगा। R आपका बिल्कुल कम है, बिल्कुल 0 है, तो I तो इनफाइनाइट होगा ना। ध्यान देंगे, जब R बिल्कुल 0 तो I क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। आप ऐसा भी जानते हैं, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाता है? अनंत शो करता है। क्या होता है? अनंत होता है, ठीक ना। ये चीज समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल आप कुमार प्रिंस कुमार केसरी बोल रहे हैं इनफिनाइट, वेरी गुड, इनफिनाइट होगा। चूंकि आपका रेसिस्टेंस 0, रेसिस्टेंस 0 तो करंट आपका इनफिनाइट, चूंकि V बटा R, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इनफिनाइट। चलिए बहुत अच्छा, चलिए अब देखिए, तो यहां से आप क्या कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट के केस में परिपथ में करंट अनंत हो जाता है और परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। इस स्थिति में हम बताए थे, जब आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू 0, तो इससे जो करंट प्रवाहित होगी, तो बताइए आप लोग, R1, R2, R3 और ये R, इस चारों में से किसमें ज्यादा यानी धारा किसमें बहेगी? क्या सभी में बहेगी कि सिर्फ R1 में बहेगी कि R2 में कि R3 में कि R में? बताइएगा, किसमें धारा बहेगी? बताइए, किसमें धारा बहेगी? बताइए प्रवीण प्रिंस। R में, बिल्कुल R में, क्योंकि हम कल भी बता दिए थे कि करंट का यह प्रॉपर्टी ही है कि हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को जाता है। क्या जाता है? लो रेजिस्टेंस पाथ। तो देखिए, तो हम यहां से कह सकते हैं कि पॉजिटिव यह क्लास टर्मिनल है, तो एक वायर को हम सीधे यहां से यहां कनेक्ट करके सीधे निगेटिव पॉइंट पर ला दिए, कहेंगे। देखिए बीच में भी आपका लोड है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर लिए और वायर को फिर घुमा करके निगेटिव टर्मिनल ला दिए। इसका मतलब एक ही वायर से हम कनेक्ट करते पॉजिटिव निगेटिव को, तो जाहिर सी बात है, आप समझते हैं कि बैटरी को दोनों टर्मिनल लगा जोड़ दीजिए तो शॉर्ट आग उत्पन्न हो जाता है, फॉल्ट करता है। इसका मतलब देखिएगा, प्रतिरोध का मान यहाँ पर 0 और यहाँ तो प्रतिरोध का मान तीनों में कुछ ना कुछ है, तो क्या इसमें तो बिल्कुल नहीं है प्रतिरोध का मान, तो सारा का सारा करंट क्या हो जाएगा? इधर से आपका फ्लो कर जाएगा, इसमें और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, खुला परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट कब उत्पन्न हुआ? जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल एक कहीं किसी एक वायर से आपका जुड़ गया। तो इसको लिखेंगे कि एक परिपथ शॉर्ट सर्किट तब कहा जा सकता है, जब वोल्टेज
वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक ना, पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित होकर वायर निगेटिव टर्मिनल को संयोजित किया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। कब? जब पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल जब किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट कहते हैं उसको। तब वह दोष जो होता है आपका क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट होता है। यही बात जो हम अभी समझाए रहे लिखा दिए है। अब देखिए, अब शॉर्ट सर्किट में धारा देखिएगा ध्यान से। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और लेकिन करंट का मान क्या हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। तो लिखेंगे शॉर्ट सर्किट के स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, ठीक ना। और करंट क्या होता है? तो उस स्थिति में अनंत हो जाता है। तो लिखेंगे शॉर्ट सर्किट के स्थिति में परिपथ में अति उच्च धारा प्रवाहित होती है, जिससे क्या होगा? जिससे परिपथ में लगा उपकरण खराब होने की संभावना होती है। चलिए इतना। ये क्या था? शॉर्ट सर्किट कब? जब पैरेलल सर्किट मिलाता है तब, यानी समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट के बारे में यहाँ तक आप लिखे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिएगा, अगर डायरेक्टली पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट हो गया तो उस स्थिति में जो एलिमेंट है उसमें आग लगने की संभावना भी होती है ना। तो इसको बचने के लिए क्या करते हैं? तो सर्किट में क्या करते हैं? फ्यूज लगा देते हैं, या नहीं तो सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं, इत्यादि सब क्या करते हैं? इसकी सुरक्षा के लिए लगाते हैं। तो लिख लेंगे इस दोष से सुरक्षा के लिए सर्किट में फ्यूज, सर्किट ब्रेकर इत्यादि लगाते हैं, ठीक ना। ये चीज लिख लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम फिर मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग को पढ़ना है, यहां तक आप
सर्किट के बारे में जितना भी पढ़े, यहाँ से क्या क्या पढ़े कि परिपथ क्या होता है, पहली क्लास से परिपथ क्या होता है, उसके बाद देखें, उसके बाद क्या देखें कि परिपथ कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार के क्या होता है, डीसी सीरीज सर्किट और डीसी पैरेलल सर्किट देखें। डीसी सीरीज सर्किट में देखें आपका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, डीसी पैरेलल सर्किट में देखें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो अब पढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक है, इसी में पढ़ना है कि प्रतिरोध और उसके नियम, यानी प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। प्रतिरोध और उसके नियम हम देखेंगे, फिर आगे देखेंगे कि प्रतिरोध कितने कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा मटेरियल से हम प्रतिरोध बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर लीजिए, हम इसको अब मिटाते हैं। अब आप अगला हेडिंग डालेंगे कि प्रतिरोध और उसके नियम, प्रतिरोध और उसके नियम। Resistance and law of resistance, प्रतिरोध और प्रतिरोध के नियम, चलिए इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है कि प्रतिरोध क्या होता है, नहीं? तो प्रतिरोध वैसा पदार्थ जो सर्किट में विद्युत के प्रवाह का विरोध करता हो, यानी अपोज करता हो, उस तरह के पदार्थ को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, यानी रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो आप लिख लेंगे यहां से रेजिस्टेंस प्रतिरोध वैसा लिखेंगे पदार्थ का, ऐसा लिख देंगे कि वैसा पदार्थ जो करंट के प्रवाह को विरोध करता हो उसे प्रतिरोध कहते हैं, लिख देंगे। और इसका मात्रा क्या होता है बताइएगा सभी, इसका मात्रा, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बताइएगा सब लोग, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, बिल्कुल। तो यहां से लिख लेंगे कि इसे R से सूचित किया जाता है, और इसका मात्रक ओम होता है। इतना तक लिख लीजिए। अब हम देखेंगे प्रतिरोध का नियम, देखिए प्रतिरोध का नियम आप एक सूत्र पहले पढ़े थे क्या, R इक्वल्स रो L अपॉन A, ये चीज पढ़े थे नहीं? तो आपके बुक में बस यही नियम हो गया है क्या कि प्रतिरोध जो है
लेंथ के, किसी वायर या कंडक्टर के लेंथ के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है पृष्ठ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, और रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। तो यह तो पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि प्रतिरोध जो है पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है और यह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो यही आपका प्रतिरोध का नियम है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहां से कि प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा कारक है, तो पहला जो है कि प्रतिरोध जो है, देखिए R जो है L के क्या है, समान अनुपात में है ना, क्योंकि देखिए R L के क्या है, समान अनुपात में है। तो पहला ये लिखेंगे कि प्रतिरोध, किसी वायर का प्रतिरोध जो है क्या होगा, लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। यानी R बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक ना। दूसरा आपका है कि यह देखिए क्या है, प्रतिरोध जो है किस तार के पृष्ठ क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के विलोमानुपाती लिखेंगे या व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे, विलोमानुपाती होता है या होती है, ठीक ना। देखिएगा यहां से क्या कह सकते हैं कि R और A में क्या है, विपरीत अनुपात में, यहाँ उल्टा है। नहीं, R यानी A जब बढ़ेगा तो R उस समय क्या होगा, घटेगा, ठीक ना। तो लिखा है दूसरा पॉइंट, चालक का प्रतिरोध उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। तीसरा लिखेंगे कि चालक का, देखिएगा ये क्या है, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, यानी क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, नहीं तो प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो लिखेंगे अगला पॉइंट कि चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकार पर निर्भर करता है। यानी किस पर निर्भर करता है, तो चालक के प्रकार पर निर्भर करता है। अगला है आपका कि चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, ठीक ना। कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध में भी चेंज आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ से यही सूत्र बन के आया, R जो है R बराबर रो L अपॉन A, R बराबर रो L अपॉन A, जहां सभी जानते हैं R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। रो, ये रो जो है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक ना, प्रतिरोध, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी,
VT, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये भी बोलते हैं, ठीक ना। इतने नामों से जाने जाते हैं। जहां L क्या है, L है चालक की लंबाई, क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और देखिए यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और देखिएगा ए क्या है, तो ए है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो चालक का, चालक का। यहां से देखेंगे कि अगर कोई, ध्यान देंगे यहां से कि कोई आपका वायर है यानी चालक है, देखिए इतना मोटा है, जिसका लंबाई देखिएगा L है, जिसका लंबाई क्या है, L है, ठीक ना। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ये जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कितना है आपका, ये है आपका A है, क्या है, A है, ठीक ना। तो यहां से L जो है चालक का लंबाई है, A है आपका चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका प्रतिरोध जो होगा, रेसिस्टिविटी जो होगा, R बराबर रो L अपॉन A, रो L बटे A, यानी यहां से ये हो जाएगा। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एरिया क्या है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं वैसे ही एरिया निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा ये क्या है, चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, ये बात तो समझ गए। अगला है चालक का प्रतिरोध उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के विपरीत अनुपात में होता है, तो होता है। अगला है कि चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकार, ध्यान देंगे चालक के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी ये जो मटेरियल है यानी चालक का पदार्थ है, यह किस प्रकार के यानी किस मटेरियल से बने होते हैं। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग आपका रो का वैल्यू हो जाता है, लेकिन सेम मटेरियल होगा, तो यहां से क्या होगा, रेसिस्टिविटी आपका सेम होगा, ठीक ना। तो देखिए यहां से आप बस कह सकते हैं, इस फॉर्मूला को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि R बराबर रो L अपॉन A, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक नया टर्म क्या है, तो रेसिस्टिविटी है, क्या है, रेसिस्टिविटी। तो अब हम उसको समझ लेते हैं। आप यहां से क्या करेंगे, इसको हम SQ सूत्र ले लीजिए। मयंक भी जुड़े हैं, अब क्लास में आए हैं मयंक। हाँ स्वागत कीजिए ठाकुर। एसके सूत्र ले लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान, अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो रेसिस्टिविटी है, यहां हम देखिए यहां से रेसिस्टिविटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखिएगा यहां से क्या निकालेंगे। अगर देखिएगा रो L बराबर क्या लिखेंगे, RA, तो यहां से देखिएगा रो बराबर क्या लिखेंगे, RA बटे L, क्या लिखेंगे, RA बटे L। देखिए अब ये हम लिखेंगे, चलिए इसको हम हटा देते, पहले मिटाते हैं। देखिए लिखेंगे रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधक का, रेसिस्टिविटी इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक ना, यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, अब देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे,
देखिए तो रेसिस्टेंस क्या था कि वैसा पदार्थ जो करंट के प्रवाह को क्या करता था, विरोध करता था, ठीक ना, तो उसको आप रेसिस्टेंस बोलते थे, प्रतिरोध बोलते थे। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है प्रतिरोध का गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। यानी प्रतिरोध का वह गुण जिस गुण के कारण करंट जो आता है सर्किट में उसको आप अपोज करते हैं, ठीक ना, तो उस गुण को क्या बोलते हैं? तो प्रतिरोधकता बोलते हैं। यानी प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोध का प्रॉपर्टी होती है, ठीक ना, क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण करंट के प्रवाह को क्या करते हैं? विरोध किया जाता है, ठीक ना। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी समझे कि रेसिस्टेंस तो करंट के प्रवाह को विरोध करता है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी के कारण विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहां से आप डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी, ऐसा लिखेंगे, प्रतिरोध का वह गुण जिसके कारण करंट के प्रवाह का विरोध किया जाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक। और देखिएगा इसे रो, RHO मतलब रो, इसको बोलते हैं रो यानी ये रो, ठीक ना, रो से सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक ओम मीटर होता है, यानी ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। कैसे होता है तो हम बताते हैं, थोड़ा इन खत्म हो गया, थोड़ा डालते हैं। देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या बोले? ओम मीटर होता है। कैसे होता है? तो अभी आप लोग जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े कि R बराबर रो L बट्टे A पढ़े। यहां से हम अगर रो निकालेंगे तो देखिएगा क्या होगा, तो रो बराबर, देखिए रो L बराबर क्या होगा? R इंटू A, बिल्कुल R इंटू A। तो यहां से देखिएगा रो निकालेंगे R इंटू A बट्टे क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, होगा ना, देखिएगा ध्यान से, ये रो बराबर R इंटू A बट्टे L है ना, यानी रेसिस्टेंस गुने पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, ये क्या देता है आपका? रेसिस्टिविटी। यहां से समझिएगा एक बात, तो कहिए अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे, कहिए तो रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, नहीं पृष्ठ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का आपका डायमेंशन क्या लिखेंगे? तो मीटर स्क्वायर, नहीं क्या होगा इसका मात्रक? मीटर स्क्वायर देंगे। अब देखिए नीचा में लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या देंगे? तो मीटर देंगे ना। तो यहां से देखिएगा मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैसे, यानी बचा क्या? ओम और मीटर, क्या बचा? ओम और मीटर। तो यहां से कहेंगे कि रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। आप यहां से देख लीजिए। अब देखिए, अब इसका मतलब यहां से ध्यान देंगे, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है क्या कि इसका कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहां से रो जो है R पर भी डिपेंड करेगा, A पर भी डिपेंड करेगा, L पर भी डिपेंड करेगा। यहां से तो ये होगा, क्योंकि देखिए इस फार्मूला का मतलब यही होता है कि ये पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है रेसिस्टेंस, नहीं। इसी फार्मूला को हम यहां से यूज किए हैं। तो प्रतिरोधकता बराबर R गुने A बटा
इस सूत्र का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि रेसिस्टिविटी जो है यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करे या लंबाई पर निर्भर करे। ये बिल्कुल इस सूत्र का मतलब नहीं है। ये सूत्र हम सिर्फ आपका न्यूमेरिकल जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब यूज करेंगे, कब जब रेसिस्टिविटी निकालना हो तब। अगर आपके परीक्षा में पूछ दे कि क्या प्रतिरोध पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रतिरोध हम लिखा है, प्रतिरोधकता हम लिखाए हैं, यह सिर्फ पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इस सूत्र का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि प्रतिरोधकता जो है पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करे, ये इसका मतलब नहीं है, ठीक ना। ये जस्ट हम एक फॉर्मूला आपको लिखाए हैं, तो यहाँ से हम लिख भी देते हैं कि इस सूत्र का, इस फॉर्मूला का बिल्कुल, इस फॉर्मूला का ये बिल्कुल मतलब, इस फॉर्मूला का बिल्कुल मतलब यह नहीं है कि प्रतिरोधकता चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करे। देखिए, इसको आप हमेशा देखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि हम क्या लिखाए हैं। इस फॉर्मूला का बिल्कुल मतलब यह नहीं है कि प्रतिरोधकता यानी रो चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करे, यह बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक ना। इस फॉर्मूला का सिर्फ और सिर्फ हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने वक्त, ठीक ना। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी हम देखिए एक दो कराते हैं, आप समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ से आप एक नोट पॉइंट नोट करेंगे, नोट पॉइंट यह कि प्रतिरोधकता यानी रो जो है सिर्फ चालक के प्रकार एवं तापमान पर निर्भर करता है, ठीक ना। आप सिर्फ ये चीज आप पॉइंट याद रखेंगे कि प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये जो है सिर्फ चालक के प्रकार एवं तापमान पर निर्भर करेगा, ठीक ना। इसका प्रतिरोधकता कभी भी पृष्ठ क्षेत्रफल पर और लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक ना। देखिए, यहां से हम ये चीज समझे कि नहीं, बताइएगा। हाँ, बिल्कुल प्रिया, हम बोल रहे हैं कि रोज जो है नेचर और सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, रो का मतलब ये नहीं होता है कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करे, ठीक ना। समझ रहे हैं। कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, यहाँ तो क्लियर आ रहा है, थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बताइए समझे कि नहीं, रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए, दबंग राजपूत भी जुड़ चुके हैं, बोल रहे सर। चलिए, तो यहां से हम एक क्वेश्चन भी आपको कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, मिटाते हैं।
देखिए यहां से क्वेश्चन हम लिखते हैं, इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लेंगे कि प्रतिरोधकता 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 निर्भर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है। हम आपका ऑप्शन देते हैं, आप जवाब देंगे। तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा है तार के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। अगला है ऑप्शन सी कि तार के यानी पदार्थ के प्रकार पर। डी है तीनों पर। बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही मानेंगे, बताइए। चलिए ठीक है प्रियम, और बताइए। क्योंकि अभी हम बताए बिल्कुल अभय कुमार, प्रियम सही आंसर दिए हैं। और सभी बताइए, सभी को ये बताना होगा क्योंकि आप यहाँ से पढ़े, यहाँ भी पढ़े, जस्ट इसी का हम ये लिखे हैं। एकदम इम्पोर्टेंट है आपके टेक्नीशियन एग्जाम में भी और आपके ईयर सेमेस्टर एग्जाम में भी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से एक बच्चा गलती कहाँ पर करते हैं, देखिएगा। सीधे वो जानते हैं कि रो बराबर आर ए अपॉन एल, नहीं ये फॉर्मूला रख लेते हैं। तो यहाँ से तो डिपेंड करता है ए पर, एल पर और प्रकार पर। तो आप सीधे मारते हैं ऑप्शन डी, जो हो जाता है गलत, ठीक ना। तो क्या सही होगा? नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार गलत बोल रहे हैं आप, इसका मतलब पीछे नहीं समझे। देखिए अब यहाँ ध्यान देंगे, अभी ना हम ये फॉर्मूला लिखा है तो हम यही ना अभी लिखा है। इस फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि प्रतिरोधकता पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करे, या इस फॉर्मूला का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर करे, ठीक ना। ये चीज इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। हम क्या बताएं, ये सिर्फ नोट पॉइंट लगी है, ये सिर्फ निर्भर करता है कि पदार्थ के प्रकार पर और टेम्परेचर पर। ध्यान देंगे इस बात पर। हम अभी जस्ट लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उसमें देखेंगे कि इस सूत्र का मतलब लिखा है। बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि प्रतिरोधकता यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। इसका मतलब यह है कि रेसिस्टिविटी जो है हमेशा सिर्फ पदार्थ के प्रकार पर और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो इसमें सिर्फ देखिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पदार्थ के प्रकार पर, ऑप्शन है फिर तार के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, फिर है तार की लंबाई पर, चौथा में है तीनों पर। तो देखिए तीनों पर तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि हम ये सूत्र सिर्फ जब न्यूमेरिकल आप एनालिसिस करेंगे, सवाल बनाएंगे तब यूज करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए और एल पर डिपेंड करता है, समझ गए। तो यहाँ से ये लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। तो पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेंगे। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिखा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कि किसी पदार्थ यानी दो कंडक्टर लिखेंगे, दो तार क्रमशः ए और बी एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के पदार्थ से बने
हुए हैं। ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे कि दो तार ए और बी एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं। यदि तार ए की लंबाई तार बी के दो गुना है तथा तार ए का पृष्ठ क्षेत्रफल तार ए का पृष्ठ क्षेत्रफल तार बी के 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। तो तार ए एवं तार बी का प्रतिरोधकता का अनुपात ज्ञात करें। ठीक ना? देखिए, ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपका 1:8, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:1, चौथा ऑप्शन है 8:1। बताइए कौन सा आंसर सही है? देखिएगा, हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो तार क्रमशः ए और बी एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं। तार ए की लंबाई तार बी के 2 गुना है तथा तार ए का पृष्ठ क्षेत्रफल तार बी के 4 गुना है। तो तार ए एवं तार बी का प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी यानी आर का अनुपात ज्ञात करें। आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन जो मन है कीजिए, आंसर दीजिए। बताइए, धनेश्वर कुमार जी पूछ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, प्रिंस केसरी बोल रहे हैं ए। चलिए, और सब जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब देंगे इसका। अगर समझ में आ गया, अभी जस्ट जो हम रेसिस्टिविटी के बारे में बताए, अगर वह समझते होंगे तो आप गलत या सही आंसर दीजिए ना। ठीक, तो हम अभी आपको बताएंगे ही। ठीक ना? ये नहीं कि आप आंसर नहीं देंगे, आंसर सब दीजिए, तब क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, अभय कुमार ऑप्शन ए दे रहे हैं, नीतीश कुमार ऑप्शन ए दे रहे हैं, और सब दीजिए और बताइएगा। चलिए, मुकेश शाह ऑप्शन बी दे रहे हैं। चलिए, और बताइए सभी को, सब बताइए। चलिए, धनेश्वर कुमार ए बोल रहे हैं, इसका मतलब सभी अभी ए पर जा रहे हैं। चलिए, दबंग राजपूत सी बता रहे हैं। चलिए, सब अपना अपना याद रखिएगा क्या क्या बताएं, और कोई बताएंगे तो बताइए। चलिए, प्रवीण ए बोल रहे हैं, प्रियम डी बोल रहे हैं। चलिए, सबका सब चलिए सब फंस गए हैं, सब क्वेश्चन में, सब आंसर में फंस गए हैं। चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं कि क्या गलती किए हैं आप लोग, क्या समझे नहीं। ठीक ना? रेसिस्टिविटी के बारे में आप क्या नहीं समझे, आप जो आंसर जो सोचे हैं, जो दिए हैं, वह किसका आंसर सही है कि गलत, अभी चेक कीजिए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। यहां से आप क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए होंगे तो जिसका गलत हुआ होगा, यहां देखिएगा ध्यान से। दो तार ए और बी है, देखिएगा, दो तार है आपका, तार ए और तार बी है, बिल्कुल एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं। देखिएगा, यहां से
एक ही प्रकार के पदार्थ, यानी दो तार जो है दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हैं। इसका मतलब अगर एक तार आपका कॉपर का बना हुआ है तो दूसरा भी आपका कॉपर का ही बना हुआ है। समझे ये बात? ठीक, तो एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं। ठीक, अगर कहते तार ए की लंबाई तार बी के 2 गुना तथा तार ए की पृष्ठ क्षेत्रफल तार बी के 4 गुना है, तो तार ए और तार बी का रेसिस्टिविटी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिना पेन चलाए इसका आंसर आ सकता था, लेकिन आप किए होंगे क्या कि पेन चलाए होंगे, आंसर गलती कर दिए होंगे। देखिए यहाँ से पकड़ने वाला बात क्या था कि वह जो तार है एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि प्रतिरोधकता जो है पदार्थ के प्रकार पर डिपेंड करता है। यानी प्रतिरोधकता अगर कॉपर का है और एल्युमिनियम का है तो दोनों के लिए अलग अलग, लेकिन सेम प्रकार है। देखिएगा पदार्थ का प्रकार सेम है तो कहिए प्रतिरोधकता चेंज करेगा? प्रतिरोधकता चेंज नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। अब पदार्थ के प्रकार सेम है, क्या है कि अगर दोनों दो वायर है तो ये भी अगर कॉपर का है तो ये भी कॉपर का है, अगर ये एल्युमिनियम लिए तो ये भी एल्युमिनियम लेंगे। तो इसका आपका देखिएगा रेसिस्टिविटी, यानी इसका रेसिस्टिविटी यानी रो, और इसका रेसिस्टिविटी रो क्या बदलेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा ना, क्योंकि दोनों जो है सेम प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं, तो दोनों का रेसिस्टिविटी तो सेम। जो रेसिस्टिविटी पहला यानी तार ए का वही रेसिस्टिविटी तार बी का। तो ये अनुपात पूछ रहा था, तो दोनों जब सेम है तो एक अनुपात एक नहीं हो जाएगा? बताइएगा ध्यान से। अभी हम जस्ट लिखाए हैं कि प्रतिरोधकता जो है, देखिए पूछ तो रहा था आपका प्रतिरोधकता का अनुपात ना, यानी रो का अनुपात पूछ रहा था, तो हम इसके बारे में नोट पॉइंट में लिखाए हैं ना कि प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकार और तापमान पर डिपेंड करता है। ये चीज नहीं ना लिखाए हैं कि प्रतिरोधकता पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करता है, ये लिखाए हैं नहीं। तो लंबाई कितना भी हो, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना भी हो, अगर सेम मटेरियल का बना है कोई भी तार, दो तार, तो दोनों तार का प्रतिरोधकता तो सेम होगा। ठीक ना? अगर कोई आपका देखिए यही आपका है कॉपर का वायर है, एक और आपका कॉपर का वायर है, ठीक ना? कॉपर का वायर लेंथ में ये छोटा है या बड़ा है या मोटा है या पतला है, ठीक ना? अगर सेम मटेरियल का बना हो तो इसके लिए भी रेसिस्टिविटी वही है और इसके लिए भी रेसिस्टिविटी वही है। देखिए ध्यान से, कोई कॉपर का वायर है 1 मीटर में भी वही प्रतिरोधकता रो का वैल्यू वही, 1000 किलोमीटर में भी रो का वैल्यू सेम, क्योंकि प्रकार पदार्थ का प्रकार तो वही है। तो पदार्थ का प्रकार वही है तो रो क्या है? सेम है। तो आपका प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा था, यानी रेसिस्टिविटी ऑफ वायर ए नहीं, फिर पूछा था रेसिस्टिविटी ऑफ वायर बी का। तो कहिए दोनों का रो सेम नहीं, रो ए और रो बी तो सेम, इसलिए अनुपात कितना? 1:1। ये चीज समझे कि नहीं? ये चीज समझे कि नहीं? बताइएगा, बताइएगा सब कोई। बढ़िया लोग चालाक बन रहे हैं, जब आंसर गलत हो जाता है तो आप कमेंट उड़ा लेते हैं। चलिए समझ में आया कि नहीं? अब बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो सीख चुके ना। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, दिक्कत कहां पर होगा आपको हम बताते हैं, दिक्कत कहां पर होगा। आप तो बोले कि सर देखिए, आप यहां से आप कैलकुलेशन क्या किए होंगे कि देखिए कॉपर ए ये है, यानी एक तार ये है एक तार बी है, ठीक ना? अब पढ़ेंगे, आप आगे चले गए होंगे कि तार ए का लंबाई तार बी के 2 गुना है, तार बी के 2 गुना है तार ए की लंबाई। तो देखिए तार बी का लंबाई L है तो इससे 2 गुना है तो 2L हो गया नहीं। अब देखिए
तार का ए का पृष्ठ क्षेत्रफल तार बी के 4 गुना है। तो तार बी का पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, तो तार ए का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना है, यानी 4a हो गया, है ना, इतना हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। प्रतिरोधकता का अनुपात आप सूत्र लगा दिए होंगे, रो बराबर आर ए अपॉन एल, है ना। तो क्या कहिए, आर का मान हम दिए थे, क्या आर का मान हम कुछ भी ओम नहीं दिए थे, है ना, ए एल दिया था। इस सूत्र से आप कैसे निकालेंगे, ठीक ना। और ये भी इस सूत्र से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, निकालना भी नहीं है, निकालेंगे तो गलती होगा। अगर यहाँ पर आर का भी वैल्यू दे दिया जाए फिर भी आप निकालेंगे तो आपसे आंसर गलती ही होना है। इसलिए गलती होना है क्योंकि आप यहाँ नहीं ध्यान दिए, यह है एक ही प्रकार के पदार्थ, ठीक ना, एक ही प्रकार के पदार्थ रहेगा तो रो इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, ठीक ना। हाँ, आप फार्मूला का यूज कब करेंगे, जब यहाँ पर एक ही प्रकार के पदार्थ नहीं दिया हो, यानी तो ए तार जो है कॉपर का बना है, बी तार जो है एल्युमिनियम का बना है, तब आप इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक ना, तब आपका आंसर सही आएगा। लेकिन आपका एक ही प्रकार के पदार्थ रहे तो आंसर आपका क्या होगा, अलग आ जाएगा, तब इस फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। क्या समझे ये बात की नहीं, बताइए, समझे यह बात की नहीं, जवाब देंगे, बताइएगा। चलिए समझ गए। तो कल के क्लास में हम लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं। कल के क्लास में इस पर हम 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और आपको हम और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। आप लोग इतना देर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आप लोग इसी टाइम पे 10:30 बजे फिर लाइव आ जाएंगे, ठीक ना। फिर हमको मैसेज नहीं करना पड़े, आप लोग अब से 10:30 बजे लाइव आ जाया करेंगे। थैंक यू।